मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, my name is Mohammad Usman Salim. I am from UGI केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और आज हम केमिस्ट्री बुक 1 का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वही 2-3 बातें जो डेली आपसे कही जाती हैं कि कोरोना की वजह से फ़िज़िकल क्लासेस अभी पॉसिबल नहीं है, तो इन ऑनलाइन क्लासेस से बेटे भरपूर फ़ायदा लीजिए। जब भी आप क्लास सुनने बैठें, आप लेक्चर सुनने बैठें, आप अपना रजिस्टर, अपनी बुक सामने रखिए और जो भी बोर्ड पे लेक्चर बनाया जाए आप उसे नोट कीजिए। डेली का काम डेली कीजिए, आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएंगी। ठीक है, आप इसे बिल्कुल ईजी नहीं लीजिएगा कि नो इशू। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर चल रहा था दैट वाज मोलर वॉल्यूम। अब ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं उसे उस तरह कंप्लीट नहीं कर सका जिस तरह कंप्लीट करना चाहिए था। मोलर वॉल्यूम है क्या? मैंने आपसे कहा कि एट एसटीपी किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा उसे हम नाम देंगे मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम को अब वीएम से डिनोट करेंगे। इसके अलावा हमने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखी और मोलर वॉल्यूम किसके इक्वल था? 22.414 dm³। 22.414 dm³। ठीक है, अब ये यूनिट dm³ है। यूनिट्स चेंज भी हो सकते हैं। बी रेडी फॉर ऑल टाइप ऑफ कंडीशंस। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये वैल्यू पूछी जाए या कोई एमसीक्यू दे दिया जाए लेकिन यूनिट्स चेंज हों। मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा अभी, लेकिन इसके यूनिट्स को भी देख लेते हैं साथ साथ। अगर cm³ में ये वैल्यू बता दी जाए तो दैट इज 22.414 cm³। और इसी तरह अगर वॉल्यूम मीटर³ में बता दिया जाए तो मीटर³ में वैल्यू क्या होगी? 0.022414 मीटर³। बेटे जरा गौर कर लीजिएगा कि तीनों वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज तो ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट यूनिट चेंज हो रहे हैं। अगर dm³ में वैल्यू गिवन हो तो 22.414, अगर cm³ में वैल्यू गिवन हो तो 22.414। पॉइंट यहां से मैंने खत्म कर दिया। इसी तरह अगर मीटर³ में वैल्यू हो तो 0.022414 cm³, सॉरी मीटर³। अब इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। मैं पहले ऑप्शंस लिख दूंगा और उसके बाद हम स्टेटमेंट देखेंगे। लेट्स से कि ए ऑप्शन है 22.414 dm³। बी ऑप्शन इज 22.414 cm³। लेट्स से सी ऑप्शन इज 11.2 dm³। इसी तरह डी ऑप्शन इज लेट्स से 2.2414 dm³। और वैसे ई ऑप्शन होता तो नहीं है, लेकिन चलें हम क्लास प्रैक्टिस में है तो लिख लेते हैं। लेट्स से ई ऑप्शन इज ए एंड बी। ठीक है, अब स्टेटमेंट्स में लिखता जाऊंगा और 1 से 2 आंसर्स मैं गेस करूंगा, बाकी आंसर्स आप मेरे साथ गेस करेंगे। ठीक है, लेट्स से वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस। मैंने बहुत ही इजी स्टेटमेंट लिखी कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी। अब हमें पता है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाएगा और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है? 22.414 dm³। मैंने यहाँ पे लिख भी दी, लेकिन मैंने ये भी कहा कि अगर यूनिट चेंज कर दिए जाएं तो दैट विल बी 22.414 cm³। तो इट मीन्स कि ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है।
आप जब भी कोई एमसीक्यू सॉल्व करें आप सारी ऑप्शंस को जरूर देखें। ये आंसर भी ठीक है, मैं देखते साथ इसे टिक नहीं करूंगा, मैं इसको भी देखूंगा, ये भी पॉसिबल आंसर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सबसे बेस्ट आंसर है ए एंड बी, यानी कि दोनों ऑप्शन इसमें आ जाएंगी। तो मैं इसके लिए इसके सामने लिख दूंगा कि ए एंड बी। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वॉल्यूम ऑफ 28 ग्राम नाइट्रोजन, ये बोर्ड में भी एमसीक्यू आया हुआ है, इसे जरा गौर से देख लीजिएगा, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब बेटे आपने जब भी इस तरह के एमसीक्यू सोल्व करने हैं आपने देखना है कि किन दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन पूछा गया। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम और ग्राम मींस मैस, इन दो वैल्यूज के दरमियान रिलेशन पूछा गया है। मैं अपनी बात को रिपीट किए देता हूं, गौर से सुन लीजिएगा कि जब भी आपको इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिफाई कीजिए कि किन दो वैल्यूज के दरमियान रिलेशन पूछा गया है। तो वॉल्यूम और मैस के दरमियान रिलेशन पूछा गया, तो इसका मतलब आप साइड पे वॉल्यूम और मैस के दरमियान एक रिलेशन बनाएं। बात हो रही है जी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मैस है जी 14। अगर दो नाइट्रोजन तो मैस कितना हो जाएगा जी 28। तो अगर मैं 28 ग्राम यानी कि नाइट्रोजन के मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करूं तो 1 मोल होगा। तो मुझे तो स्टेटमेंट में 28 ग्राम ही बताया गया, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन की बात की गई है। ठीक है, तो 1 मोल नाइट्रोजन का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम ही है और इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। इट मींस इसका आंसर भी ए और बी दोनों ही हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं दोबारा से कि ए एंड बी, कि इसका आंसर भी ए और बी दोनों ऑप्शन दुरुस्त हैं। तो ए एंड बी को आप ई भी कह सकते हैं। मैं यहां पे भी ई लिख देता हूं, मैं यहां पे भी ई लिख देता हूं। वैसे बेस्ट आंसर इसका ई ही होगा जो कि ए एंड बी है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, जरा साथ साथ रहिएगा बेटे। इसी स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं जी कि वॉल्यूम ऑफ 14 ग्राम N2। अब बेटे मेरी बातें वही हैं, मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले तो आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि स्टेटमेंट में कौन सी दो वैल्यूज हैं, वॉल्यूम है और ग्राम मींस मैस है। आपने वॉल्यूम और मैस के दरमियान एक रिलेशन कायम कर दिया। बात हो रही थी जी नाइट्रोजन की। अगर नाइट्रोजन 28 ग्राम हो तो इट मींस 1 मोल नाइट्रोजन है और 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है कितना है जी 22.414। मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं। नाइट्रोजन की बात हो रही है, मैं लिखूंगा जी कि अगर नाइट्रोजन 28 ग्राम होती तो उसका वॉल्यूम कितना होना था 22.414। मैंने बेटे यूनिटी के लिए एक रिलेशन कायम कर दिया कि अगर नाइट्रोजन का 1 मोल होता तो उसमें 28 ग्राम मैस होता, 1 मोल का मैस लिख दिया और 1 मोल का वॉल्यूम लिख दिया। लेकिन मुझे स्टेटमेंट में कहा गया कि 14 ग्राम नाइट्रोजन बतानी है, तो जो गिवन मैस था मैंने यहां पे लिखा 14 और कैलकुलेट आपने क्या करना था वॉल्यूम। तो आप यहां पे v लिख दें, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा आपके पास। v इंटू 28 इक्वल होगा आपके पास किसके 22.414 इंटू 14। 28 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। जो वैल्यू आपने मालूम करनी है उसे इक्वालिटी की एक तरफ, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ। 28 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो v इक्वल टू 22.414 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 28। 14 1 द 14, 14 2 द 28। तो इस वैल्यू को आप जब 2 पे डिवाइड करेंगे मतलब हाफ करेंगे तो 11.2 आंसर होगा। तो अगर आप देखें तो सी ऑप्शन इज 11.2। तो मैं इसके सामने ऑप्शन सी लिख रहा हूं कि 11.2 इसका आंसर है। इसी तरह बेटे आप नेक्स्ट स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। अब हम गैस चेंज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात कर लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं जी कि आपने वॉल्यूम बताना है
4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये बोर्ड एमसीक्यू है, बोर्ड में आया हुआ है। सबसे पहले तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास पता होना चाहिए कितना है। कार्बन 12, ऑक्सीजन 2 है 32, 32 प्लस 12 44 हो जाएगा। इट मीन्स अगर 44 ग्राम कार्बन हो, कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हमारे पास तो 4.4 है। तो इसी तरह का आप एक रिलेशन बनाइए वॉल्यूम और मास के दरमियान। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात हो रही है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल होता तो उसका मास होता 44 और वॉल्यूम होता 22.414। लेकिन कितना मास पूछा गया 4.4, तो मैं 4.4 लिखूंगा। और मालूम आपने क्या करना है, वॉल्यूम नहीं वैल्यू गिवन, मैं v को एज इट इज लिख दिया। दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आप सॉल्व करें इसी तरह, आपके पास आंसर आएगा एंड आंसर विल बी डी ऑप्शन। मैं इसके सामने डी बी लिख देता हूं। तो बेटे इस तरह आपको बोर्ड एमसीक्यूज भी आएंगे मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड, आपको बड़े अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें क्लियर भी होनी चाहिए। इसके अलावा मोलर वॉल्यूम की एग्जांपल भी है पेज 17 पे, आप ज़रा उसे भी देख लीजिए। इस एग्जांपल में वो आपसे कहता है कि एक कोई वेरी जो है ना वो हैंडसमली नोन गैस है जिसका वॉल्यूम आपको दे दिया गया 500 cm3। ठीक है, वॉल्यूम बता दिया गया कितना 500 cm3। उन्होंने आपसे कहा कि अगर इस गैस का गिवन मास 0.72 ग्राम हो तो आपने बताना है कि ये गैस कौन सी है। तो इसको एग्जाम्पल का सलूशन बुक पे ही है, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, आप जरा बेटे साथ साथ देखते जाइएगा। तो सबसे पहले तो आप करेंगे क्या कि गैस का मास गिवन है, आप उसके नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, गैस का मास आपके पास गिवन है 0.72, बल्कि आप इस तरह कीजिए कि सबसे पहले तो आप उसके, एक मिनट कट रखिएगा जरा, कर दिया, वैल्यू मैंने गलत बता दिया। फाइव 500 थी और 0.72 ग्राम थी, ठीक हो गया। अच्छा बेटे बात हो रही थी मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड एग्जांपल की, तो पेज 17 पे एग्जांपल है। एग्जांपल में स्टेटमेंट में वो ये बताते हैं कि एक गैस जिसका गिवन वॉल्यूम 500 cm3 है, ठीक है, और गैस का जो मास आपको बता दिया गया दैट इज 0.72 ग्राम। आपने क्या करना है, आपने गैस का मोलर मास बताना है। तो बेटा इजी एग्जांपल है, आप इसे सॉल्व कीजिए बुक से। यही रिलेशन मोलर वॉल्यूम वाला जिस तरह मैंने यहाँ पे यूज़ किया इसी तरह रिलेशन यूज़ होगा। मैं इसे आपके लिए लीव कर रहा हूँ, अगर नहीं सॉल्व होगा तो कल हम बोर्ड पे, बल्कि मैं एक बार सॉल्व करके दिखा भी दूंगा आपको, आप इसे सॉल्व खुद भी वैसे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जी स्टीशियोमेट्री। मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है जी स्टीशियोमेट्री। इसे कुछ टीचर्स स्टोकियोमेट्री भी कहते हैं, स्टीशियोमेट्री भी कहते हैं, जो आपको इजी लगे आप कह सकते हैं। वैसे मैं तो स्टीशियोमेट्री यूज करता हूँ वर्ड। अब ये है क्या, बिल्कुल एक नया टॉपिक है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि आपको बतानी पड़ेगी, नए सिरे से आपको सिखानी पड़ेगी। अब स्टीशियोमेट्री है क्या, जिस तरह केमिस्ट्री की बाकी ब्रांचेस हैं, स्टीशियोमेट्री भी केमिस्ट्री की ही ब्रांच है। आप जब स्टीशियोमेट्री का यूज करते हैं तो आपको कुछ चीजें अज्यूम करनी है, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टीशियोमेट्री जिन्हें नहीं बता पाएगी वो लिमिटेशन में आ जाएगा, और इसी तरह कुछ लॉस के बारे में बताया जाएगा और इस बात को यहां पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। इजी टॉपिक है, स्टार्ट कर रहा हूं जी स्टीशियोमेट्री से। तो स्टीशियोमेट्री जिस तरह केमिस्ट्री की बाकी ब्रांचेस आपने पढ़ी, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इसी तरह स्टीशियोमेट्री इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री।
अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें बताती है अबाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन उनके डेरिवेटिव्स पर कंसिस्ट कर रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें उसके बारे में बता रही है। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें क्या बताती है, ठीक है, उसकी फील्ड कुछ और है। इसी तरह स्टिशियोमेट्री हमें किन चीज़ों के बारे में बताएगी, इसकी डेफिनेशन से देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है स्टिशियोमेट्री की। कहते हैं जी कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है विच टेल्स, जो कि क्या बताती है, which tell us quantitative relationship। मैं डेफिनेशन कंप्लीट कर लूं, इसके ऊपर डिस्कशन भी करूंगा। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप तो हमेशा दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के दरमियान होगा। बिल्कुल इसी तरह क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताएगी। कब? इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिलेशनशिप डिस्कस किया जाएगा। अब बेटा जरा गौर से सुन लीजिएगा, दोबारा से स्टार्ट से डेफिनेशन को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले तो वो कहते हैं जी कि ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो कि हमें किसके बारे में बताएगी? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बताएगी। किस किस के दरमियान? रिएक्टेंट्स के दरमियान और प्रोडक्ट्स के दरमियान। कंडीशन क्या है? अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता दी जाए तो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी गई और आपको मैस बता दिए गए और आपसे कहा कि जनाब मोल बताइए। मैस भी क्वांटिटी है, मोल भी क्वांटिटी है। अगर आपको रिएक्टेंट्स के मैस बता दिए गए और आपसे कहा कि जनाब प्रोडक्ट्स के मैस बताइए, तो इसका मतलब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखेंगे, रिएक्टेंट के मैस से आप प्रोडक्ट्स के मैस मालूम करेंगे। तो इसका मतलब आप एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बना रहे हैं बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अगर आपको रिएक्टेंट्स के मैस प्रोडक्ट्स के मैस बता दिए गए, आप रिएक्टेंट्स के मैस मालूम कर सकते हैं। अगर आपको रिएक्टेंट्स के मोल बता दिए गए, आप प्रोडक्ट्स के मोल मालूम कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स से रिएक्टेंट्स के मोल मालूम कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी वैल्यू रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की कोई भी वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। तो दोबारा जरा डेफिनेशन देख लीजिए। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताएगी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब जब हम स्टिशियोमेट्री की एप्लीकेशन करते हैं तो हमें खुद से कुछ अजम्पशंस करनी पड़ेंगी। मैं डायरेक्ट उन अजम्पशंस को डिस्कस करूंगा, लिमिटेशंस को डिस्कस करूंगा और इस टॉपिक को हम यहां पे ही कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले तो अजम्पशंस देख लेंगे। अजम्पशन वर्ड अज्यूम से लिया गया, यानी कि जब भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स की वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें अज्यूम कर देनी है। सबसे पहले तो हम अज्यूम करेंगे कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले ऑल रिएक्टेंट्स completely converted into products। यानी कि स्टिशियोमेट्री आप किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे तब ही अप्लाई कर सकते हैं, या सिंपल वर्ड्स में कहूं तो आप किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर रिएक्टेंट का मैस गिवन है और आपसे कहा जाता है कि प्रोडक्ट्स का मैस मालूम कीजिए, तो प्रोडक्ट्स का मैस आप तब ही मालूम कर पाएंगे अगर तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए।
आप किसी भी रिएक्शन के इन बिटवीन ये वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी जो अजम्पशन आपको बता दी जाएगी दैट इज नो साइड रिएक्शन टेक प्लेस, कि कोई भी साइड रिएक्शन जो है वो साथ साथ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपने ए और बी का रिएक्शन करवाया, सी और डी बन रहे हैं और ये तो आपके प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन माइट पॉसिबल के सी और डी आपस में रिएक्शन करके कहीं ई भी बना रहे हैं, ई आपको रिक्वायर्ड नहीं था, तो इट मीन्स कि ये जो रिएक्शन चल रहा था साथ साथ ये साइड रिएक्शन था। कहते हैं जी कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स मालूम करना चाहते हैं या प्रोडक्ट्स के मैस से रिएक्टेंट्स के मैसेज मालूम करना चाहते हैं या मोल या कुछ भी, तो उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में या उस रिएक्शन में कोई साइड प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए साथ साथ, ठीक है। थर्ड आप लिख लें, बुक में नहीं है वैसे ये, कि रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, सॉरी रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि रिएक्शन शुड बी इरिवर्सिबल, यानी कि ऐसा नहीं हो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो कुछ अजम्पशंस हैं ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ स्टीशियोमेट्री। अब स्टीशियोमेट्री की कुछ लिमिटेशंस भी हैं बेटे, साथ साथ उन्हें भी देख लेते हैं। जी अब स्टीशियोमेट्री हमें बहुत सारी वैल्यूज के बारे में नहीं बताती, बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं बताती। कौन कौन सी चीजें हैं मैं यहां पे लिख देता हूं कि डज नॉट टेल अबाउट, किन किन चीजों के बारे में नहीं बता रही स्टीशियोमेट्री। सबसे पहले तो वो ये कहते हैं जी कि ये कंडीशन ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताएगी, इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन और केमिकल चेंज। तो बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं, साथ साथ जरा देखते जाइएगा। कंडीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि किन कंडीशंस में आपने केमिकल रिएक्शन जो था वो कंप्लीट करवाया। जरूरी नहीं है कि कंडीशन सिर्फ टेम्परेचर है, प्रेशर है, क्योंकि मोस्टली जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हम एरो के ऊपर टेम्परेचर मेंशन कर देते हैं, प्रेशर मेंशन कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी किसी केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो पाउडर्ड फॉर्म में होने चाहिए या गैसियस स्टेट में होने चाहिए या लिक्विड स्टेट में होने चाहिए, ये भी कंडीशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस जो हैं वो रूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए या आपको सैंपल प्रिपरेशन कैसे कर, नंबर ऑफ कंडीशन है, साथ साथ आप सीखते जाएंगे। तो अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें कोई भी, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें कंडीशंस का नहीं पता चलता कि रिएक्शंस पे कौन कौन सी कंडीशन जो थी वो अप्लाई की गई। हाँ, टेम्परेचर प्रेशर जरूर पता चल जाएगा आपको। दूसरे नंबर पे वो क्या कहते हैं, केमिकल चेंज का नहीं पता चलता हमें। देखिए बेटे, आप कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं, आप देखते हैं कि रिएक्टेंट्स थे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। अब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट जरूर हुए, लेकिन हमें यह नहीं पता चला कि कौन कौन से केमिकल चेंजेस आए और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। तो इट मीन्स कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें केमिकल चेंजेस के बारे में भी नहीं बता रही। मे भी एक केमिकल रिएक्शन जो आप अपनी बुक पे देख रहे हैं कि A+B मिले और C बना दिया, माइट पॉसिबल कि वो A+B ने मिल के जो C बनाया वो एक स्टेप नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स क्रॉस करने के बाद C बना हो। मे बी A+B पहले मिले, फिर अलग-अलग हुए, फिर डिफरेंट तरीके से मिले, फिर जाकर कहीं C। इट मीन्स के जो जो केमिकल चेंजेस आए ड्यूरिंग द रिएक्शन वो हमें नहीं पता, ठीक है। इसी तरह तीसरे नंबर पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं पता। अगर आप कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रेट ऑफ रिएक्शन मेंशन नहीं किया जाता कि ये रिएक्शन जनाब फास्ट है, ये रिएक्शन स्लो है। रेट ऑफ रिएक्शन मींस स्पीड ऑफ रिएक्शन।
तो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये नहीं बताया जाता कि ये रिएक्शन फास्ट है, ये रिएक्शन स्लो है, आप देख के जो है वो गेस नहीं कर सकते। तो ये लिमिटेशंस हैं, जो जो चीज़ें नहीं बताई जा सकती वो कमियां हैं, वो खामियां हैं, वो लिमिटेशन है। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ स्टिशोमेट्री। लास्ट में बेटे वो कहता है जी कि कुछ एक लॉज हैं जो कि ड्यूरिंग स्टिशोमेट्री हम फॉलो करते हैं। तो लॉज कौन कौन से हैं? लॉज ओबेड, कौन कौन से लॉ है जी? दो ही लॉ की यहां पे बात की जाएगी। सबसे पहले तो लॉ ऑफ मास एक्शन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि मैटर को यानी कि मास को ना तो खुद से क्रिएट किया जा सकता है, ना ही खुद से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एक शेप से दूसरी शेप में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये जूनियर क्लासेस में बड़ी अच्छी तरह सीख के आए हैं। इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और सेकंड लॉ जो यहाँ पे ओबे किया जाता है, दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इन दो लॉस को हम ओबे करते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है कि जितने भी कंपाउंड हैं, आप किसी भी एक कंपाउंड को देखें, उस कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स हमेशा फिक्स रहेंगे और कितने कितने एलिमेंट्स हैं ये रेशियो भी हमेशा फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो वाटर को आप जब भी देखेंगे, जहां पर भी वाटर देखेंगे, तो फार्मूला H2O ही है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मौजूद है। और H2O यानी कि हमेशा दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, इनकी जो रेशियो है वो भी सेम रहेगी। तो इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब लास्ट में बेटे कुछ एक रिलेशन हैं जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि जब हमने डेफिनेशन डिस्कस की तो उसने कहा जी कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बात की जाएगी। तो इट मीन्स कि हमें इन रिलेशनशिप्स का भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ये रिलेशनशिप्स हैं। तो मैं यहाँ से रिमूव करके इन रिलेशनशिप्स को यहाँ पे ही लिख देता हूँ ताकि चीज़ें आपके सामने क्लियर रहें। मैं यहाँ पे बेटे लिख रहा हूँ रिलेशनशिप्स। पेज 18 पे तीनों रिलेशनशिप टॉप ऑफ द पेज पे बताए गए हैं, आप देख भी सकते हैं बुक से। आप एक बार मैस लिखेंगे, एक बार मोल लिख दीजिए और एक बार वॉल्यूम लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह अब यहां पे मोल लिख दें, एक बार आप लिख दें जी मैस और एक बार वॉल्यूम। इसी तरह यहां पे भी वॉल्यूम, मोल और मैस। या अपनी आसानी के लिए आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, सॉरी, 3 बार आप मैस लिख दें, 3 बार बेटे आप मोल लिख दें, और इसी तरह 3 बार आप वॉल्यूम लिख दीजिए। एक बार मैस को आप डिवाइड करेंगे मैस से, ये आपके पास बन जाएगा मैस मैस रिलेशनशिप। मैस को डिवाइड कीजिए वॉल्यूम से, तो ये आपके पास बन गया मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। मैस को डिवाइड कीजिए मोल से, तो ये आपके पास बन जाएगा जी मैस मोल रिलेशनशिप। मतलब क्या है इसका? अगर आपको रिएक्टेंट्स के मैस गिवन है तो आप प्रोडक्ट्स के मैस मालूम कर सकते हैं, मैस मैस रिलेशनशिप। अगर आपको रिएक्टेंट्स के मैस गिवन है, आप प्रोडक्ट्स के वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगर आपको रिएक्टेंट्स के मैस गिवन है, आप प्रोडक्ट्स के मोल मालूम कर सकते हैं, मैस मोल रिलेशनशिप। इसी तरह एक बार मैस से डिवाइड कीजिए, एक बार मोल से डिवाइड कीजिए, एक बार आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दें।
इसी तरह एक बार मैस से डिवाइड कीजिए, एक बार मोल से डिवाइड कीजिए और एक बार आप वॉल्यूम से डिवाइड कीजिए, तो ये आपके पास रिलेशंस बन जाएंगे तीनों जी। ठीक है, तो मोल मैस रिलेशनशिप, मोल मोल रिलेशनशिप, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम मैस, वॉल्यूम मोल और वॉल्यूम वॉल्यूम। तो दीज आर टोटल 9 रिलेशनशिप्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनके रिलेशनशिप भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन बुक में गिवन नहीं है, तो लिहाजा मैं इनके बारे में बात नहीं कर रहा। बेटा यहाँ तक तो स्टेशोमेट्री था। आपने एक काम करना है, आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 इसके सारे पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि स्टेशोमेट्री से आप 3 से 4 MCQs शॉर्ट क्वेश्चन बनाए। वैसे इसकी डेफिनेशन भी पूछी गई है, ठीक है, अजम्पशंस अलहदा से पूछी गई हैं, लिमिटेशन अलहदा से पूछी गई हैं। तो बेटे ये हमारा आज का टॉपिक था, तो इसे अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हुई तो बेटे कमेंट्स कीजिएगा या कॉन्टेक्ट कीजिएगा कॉलेज में। थैंक यू बेटे।